Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So now I am again come for your next video, part 3, that was mesomeric effect और resonance. Guys, जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा प्यारा सा केमिस्ट्री लर्नर अड्डा है. आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को लास्ट तक देखें. जो भी इसमें आपको लग रहा है कमियां हैं मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है. हालांकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, आप समझ रहे होंगे. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो आज का जो टॉपिक है जिसका जो कि हमारा जीओसी का थर्ड टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड. हम पढ़ रहे थे जिसमें थर्ड पॉइंट है मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे एम इफेक्ट कहते हैं, या इसकी दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस. इसको प्लस एम, इसको एम इफेक्ट और आर इफेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, तो हम समझते हैं कि आखिर ये रेजोनेंस क्या है. देखो, रेजोनेंस को समझने से पहले आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं तो उसको देख के आप जज नहीं कर सकते हैं. जो मैं बातें बोलने वाला हूं वो आपके केमिस्ट्री से रिलेट करेगा बच्चों. जैसा कि मैं कह रहा हूं, जैसे मैं या आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उस बेसिस पे आप उसकी मूल्यांकन या उसको आप नहीं जानते, तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है. माने उसके साथ आपको तरह तरह की व्यवहार करना पड़ता है, और उस व्यवहार के रिस्पॉन्स में जो सामने वाला आपके साथ व्यवहार करता है, ऑन द बेसिस, ऑन द बिहाफ आप कह सकते हैं यस ये बंदा बड़ा शाय नेचर है, ये बंदा बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टेड पर्सन है, ये बंदा काफी इंट्रोवर्ट है, या ये बंदा काफी एक्सट्रोवर्ट है. तो ये जो बातें आपने कही है आप देख के नहीं जज कर सकते. आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ डिफरेंट सिचुएशंस में उसके साथ बैठना पड़ेगा, और उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे कैसे कहा दैट पर्सन इज दैट करेक्टर, राइट. तो सिमिलरली हम रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं मैं बताता हूं. इसका मेन मकसद क्या है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल आखिर कैसा है, अनस्टेबल स्टेबल है, कितना रिएक्टिव है, कितना लेस रिएक्टिव है, क्या है, हम उस मॉलिक्यूल को देख के मात्र नहीं बता सकते हैं. तो हम करें क्या, उसके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या कहता है इसको समझते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन आप नोट करें. डेफिनेशन सिंपल सा है, आई होप आप देख पा रहे हैं. देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स हुज बिहेवियर कैन नॉट एक्सप्लेन. कह रहा हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिसके बिहेवियर को, उसके लक्षण को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को कैन नॉट एक्सप्लेन, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक सिंगल स्ट्रक्चर से. क्या कहा मैंने, एक सिंगल स्ट्रक्चर से आप किसी भी मॉलिक्यूल को जज नहीं कर सकते. सिमिलरली किसी व्यक्ति को आप एक बार देखें नहीं बता सकते, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, आपको उसके डिफरेंट सिचुएशन में उसके साथ बैठेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे, तो आई होप कि आप उसको जज कर पाएंगे. सिमिलरली केमिस्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि हम सिर्फ एक बार एक मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर देखें, एक सिंगल स्ट्रक्चर देख हम जज नहीं कर सकते हैं. तो हम करें क्या, हम तभी क्या कहा, बट रेजोनेंस गिव बेटर एक्सप्लेनेशन. तभी हमको क्या चाहिए, रेजोनेंस चाहिए. तभी हमको क्या चाहिए, रेजोनेंस चाहिए, जो रेजोनेंस हमको बताएगा उस मॉलिक्यूल के बेटर एक्सप्लेनेशंस को, उसके बारे में. सो डेफिनेशन आपको नोट करना है. मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूं. इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी असाइन्ड टू और मोर स्ट्रक्चर्स नन ऑफ व्हिच आर कैपेबल describing all known properties of the compound, then the actual structures intermediate and resonance hybrid of the structures. आपको कुछ समझ नहीं आया, I can repeat again. मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है. इसको दोबारा देखिए क्या कहना चाह रहा है. कह रहा है if a molecule यानी यदि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कैन बी असाइन्ड टू और मोर स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल के मैं दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स बना सकता हूं. यस और नो, टू और मोर स्ट्रक्चर्स की क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं. तो दो से अधिक जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें क्या है, नन, उनमें से कोई नहीं. नन मतलब उनमें से कोई नहीं. नन ऑफ व्हिच आर कैपेबल, उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं है. नन ऑफ व्हिच आर कैपेबल, उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं है. क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. all the known properties of the compound, मतलब
किसी मॉलिक्यूल के जब हम एक से अधिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किसी मॉलिक्यूल के जब हम एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें से सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही कैपेबल नहीं है उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के। एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, हम उन सारे स्ट्रक्चर्स का एक क्या ले लेंगे, हाइब्रिड लेंगे। क्या ले लेंगे, उनका एक नेतृत्व करने वाला लेंगे। समझ, जैसे पूरे क्लास की बात समझिए, हम क्लास में एक मॉनिटर क्यों बनाते हैं, ताकि वो पूरी क्लास को क्या करे, नेतृत्व करे। सिमिलरली यहां पे कह रहा है none of which capable of describing all the known properties of the compound, the actual structure, जो वास्तविक स्ट्रक्चर होगा वो हमारा इंटरमीडिएट होगा। वास्तविक स्ट्रक्चर क्या होगा, वास्तविक स्ट्रक्चर जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, या उस इंटरमीडिएट को ही हमने अभी कह दिया, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये क्या है बच्चों, ये मैं बना रहा हूं बेटा बेंजीन बना रहा। क्या बना बेटा, बेंजीन बना रहा। ठीक है, ये क्या बना बच्चों, ध्यान से देखो, ये है हमारा बेंजीन, ये मेरा बेंजीन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H6 है, राइट। तो क्या ये एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है बेंजीन को, नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ये देखते हैं कि ये वाला आप नंबरिंग कर लेते, 1 2 3 4 5, अरे यार सॉरी 5 और ये 6 हो गया, राइट। अब देखो ध्यान से, जैसे ये यहां गया, ये यहां आया और ये यहां आया, फिर क्या हुआ देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है, H H लगा है, यहाँ पे क्या लगा सब, H H H, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, नया बॉन्ड कहाँ बना, यहाँ पे, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे बना और एक बॉन्ड यहाँ पे बना कि नहीं बना। पहले देख रहे थे तो 1 2 में सिंगल बॉन्ड था ना, 1 2 में सिंगल, यहाँ पे अब 1 2 में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्या हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसे हम बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कर क्या रहा है, ध्यान दो, मैं इस बेंजीन को कुछ अब थोड़ा सा जल्दीबाजी बनाने के लिए ऐसे बना, तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या कर रहा है, इसके अंदर मूव कर रहा है, राइट। तो इसका जो एक्चुअल हाइब्रिड होगा हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये। तो हम बनाते ऐसे, पर उसकी कहानी पीछे ये कुछ समझ आया आपको। तो देखो एक ही बेंजीन जिसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, उसका स्ट्रक्चर ये है, तो क्या एक ही स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है, नहीं। लेकिन हम उनमें से किसी एक को लेके चलते हैं। जब आप कॉपी में लिखते होंगे तो आप ज्यादातर समय यही फॉर्म लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, बोलो आपसे, रेजोनेंस हाइब्रिड है, या इसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। अर्थात ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, बताओ, पूरे स्ट्रक्चर्स को लेके चलता है, ऐसा मतलब, या पूरे स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण को लेते हैं, दूसरा उदाहरण ध्यान से देखेंगे, इस नाइट्रोजन को ध्यान से, ये नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हाँ या ना। अब आप पहले नाइट्रोजन की कहानी सुनिए, ये नाइट्रोजन की कहानी सुनिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 7, यानी 2,5 एक होता है, यानी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बोलो, 3, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके पास बचे हुए रहते हैं, हाँ या ना। पर यहाँ पे अभी तो कितना बॉन्ड बना रहा है, 4, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यस और नो, जिस वजह से हमने इसमें क्या बना दिया, देखो पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो आप हमेशा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। आप याद करो मैंने कल उस दिन पढ़ा था, FON, फोन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ या ना। तो जैसे ही बॉन्ड यहां जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या लेने लगेगी, कमी, ठीक है। तो ये इससे लेने लगेगा, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां आ जाएगा, हमारा क्या है, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आप समझ में आ रहा है नहीं यार। तो यहां पे ये अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअली बेटा NO2 है। क्या है बेटा, ये NO2 है। क्या है, NO2। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम से, ये पूरा क्या बेटा, एक सिस्टम है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, खींचना। तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सिस्टम से खींच रहा है, जिससे इसके स्ट्रक्चर्स और बन रहे हैं। और ये दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ नहीं आ रहा? तो याद रखना ये जो NO2 है किसी भी सिस्टम को एक फोर्स देता है। क्या देता है? एक ड्राइविंग फोर्स देता है, जिस वजह से वो अपने एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। बात समझ नहीं आ रहा? एक एग्जांपल और देखते हैं, दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास CO2 है। मान लीजिए क्या है आपके पास? एक CO2 है। एग्जांपल ऑफ CO2। अब यहां देखो, ये देखो बच्चों, ये मैंने बना दिया CO2, ठीक है। आप जानते हैं इसके पास ऐसा दो पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं? तो याद रखना, मैं इसको 1 कह देता हूं, इसको क्या करें 1, इसको मैं 2 करें, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा, वहां तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, नहीं होगी? क्यों? चार्ज तो फिर ये यहां है, ठीक है। तो होगा क्या? ध्यान देना, कार्बन ही होगा, ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर, राइट? ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है बेटा। ये बन गया, मान लो, क्लियर हुआ। अब इसको एक दूसरा फॉर्म में ऐसे, इसको ऐसे ध्यान से देखना, इसको ऐसे में बना सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए तो इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है। देखो ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में इसमें क्या होना चाहिए? बोलो, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कमी होगी, कार्बन तो हो सकता है, 4 होना होता है, एक ये हो सकता है या फिर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, हाँ यार, जिस इसमें अब पॉजिटिव होगा। समझ नहीं आ रहा? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये CO2 जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो क्या है? एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है नहीं बना रहा है? पर इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूल तो CO2 है। एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है बेटा? CO2 है, हाँ या ना? और ये इसके क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ नहीं आ रहा है? ये सुनो, यदि आपको ये समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। चलिए ध्यान देना, इस बात को समझना। मान लेते हैं मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। क्या है बच्चों? क्या मेरे पास एक बेंजीन रिंग है? क्या है बेटा? एक, बोलो, बेंजीन रिंग। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बना रहा हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। क्या है बेटा? बोलो, बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या लगा है बेटा? ये NH2 लगा है। क्या लगा है बेटा? NH2 लगा है, हाँ या ना? और आपको पता है इसको जनरल, इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या है बेटा? ये एनिलीन। तो क्या ये जो एनिलीन है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके? नहीं। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, नाइट्रोजन का अच्छा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? बोलो। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे क्या कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, हाँ यार। तो जैसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 2 बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा? 5 जैसे बॉन्ड नहीं बन जाएगा? तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएगा? 5। सो 1 2 3 4 और 5, हाँ यार। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाता है, तो ये बॉन्ड फिर क्या होगा बेटा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो, क्योंकि नाइट्रोजन ने दिया है तो NH2 पॉजिटिव बना दूंगा मैं। इसको क्या बना दूंगा बेटा? दे दिया है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? अभी नेगेटिव चार्ज, या आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, ठीक। फिर देखो, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ यार। ध्यान से देखिए आप, ये NH2, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखो, पहला बॉन्ड तो यहाँ पे था, हाँ यार, और एक बॉन्ड यहाँ बना, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहाँ पे? यहाँ पे एक नेगेटिव बन गया, हाँ यार। फिर ये वाला जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ पे फिर ये NH2 पॉजिटिव है,
हाँ या ना? यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो मेरा जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आपसे मेरा प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, क्या इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितने बन गए? देखो 1 2 3 4 5, कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बने इसके? बोलो 5 बने, बने कि नहीं बने? तो क्या इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर 4 कहूं या 5 कहूं? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये पहले वाले को ध्यान से देखो और इस वाले को, क्या ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं या अलग है? बताओ, क्योंकि तो मैंने बॉन्ड शिफ्ट करा था, इसको बॉन्ड नहीं शिफ्ट कराऊंगा तभी तो बात आई। ये दोनों अलग है या सेम है? बताओ, अलग है। क्या है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? अलग होंगे। देखो ना, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। देखो ना भाई, 1 2 के बीच में यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है या नहीं? तो आपको एक चीज समझ में आ गया, ये जो होते हैं, ये जो क्या है, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जब किसी मॉलिक्यूल्स के एक स्ट्रक्चर से उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो मोर देन 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 से अधिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो 2 से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। पर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से किसी एक स्ट्रक्चर को हम लेके चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट, जिसे हम क्या कहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं रेजोनेटिंग या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बात समझ आ गई? ये आपका रेजोनेटिंग का कांसेप्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि इस में और क्या विषय है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलो आ जाओ, अब हम इसके क्या देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं रेजोनेंस को। देखो, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम पोजीशन। रेजोनेंस उस क्या कहते हैं, ध्यान से देखो इस पॉइंट को देखो, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस बदल रहा है क्या? क्या ये जो न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस बदलता है क्या? न्यूक्लियस नहीं बदल जाएगा, खुल के इधर बाहर पड़ जाएगा। तो उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इनका सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक बात क्लियर हुआ कि हुआ? हाँ या ना? चलिए देखिए, आपको समझ आया? सेकंड पॉइंट देखिए, all resonating structures should be the same number of unpaired electrons। क्या कहा बेटा? इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या वो अलग हो रही है क्या किसी भी स्ट्रक्चर को? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, बोलो हाँ या ना? देखो ना ध्यान से, क्या इसमें नहीं है वो? 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 समझ में आ रहा है? तो इसमें याद रखना, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी, आपको याद करना, तो ये मेन पॉइंट याद करना है, क्या है? सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा देखो, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है उस रेजोनेंस को, इसको क्या कर रहा है बेटा? कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी नियरली सेम एनर्जी। यानी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी क्या होगा? नियरली सेम होगा। क्या होगा? अलग अलग नहीं होगी कि इसकी ज्यादा उसकी कम, ये नियरली सेम, मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा? ऊपर नीचे होगा, लेकिन नियरली सेम होगा। जैसे आप क्लास 11 के बच्चे हो, तो आप लोगों का जो वजन होगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं कि कोई 60 किलो तो कोई 200 किलो, 60 और 50 के बीच होंगे, और लड़कियों का 40 से 50 के बीच होंगे। माने उनका जो वजन है नियरली अप्रोक्सीमेटली आसपास रहना है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि जो एनर्जी होगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो नियरली क्या होगा बेटा? सेम हो जाएगा। दूसरा क्या है? दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो रेजोनेंस है ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या कहा? दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों? इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम का भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई, अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई 1। ये जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद है, यानी वेरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो ना बेटा, ये पाई है, ये सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा, ये पाई है और ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा। तो किसी भी स्ट्रक्चर, एक बात याद रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में अगर सिग्मा पाई या कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा पाई या तो सिंगल डबल बॉन्ड, तो समझ लेना वो सिस्टम अन्य सिस्टम की तुलना में ज्यादा स्टेबल है। वो मॉलिक्यूल अन्य मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल, वो स्ट्रक्चर अन्य स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए कहा गया है कि दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेट का मतलब भी क्या हुआ, अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करें, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, आपका मूव कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन मूव क्या हो रहा है एक्चुअली, सब इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम, वन पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां। ठीक है बेटा, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, टू द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। समझ, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह में, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ रेजोनेंस, किसके ऊपर बात करेंगे हम, टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। तो आपको देखो बेटा, जो हमारा रेजोनेंस है, हमारा जो रेजोनेंस है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, कितने प्रकार के, दो प्रकार। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अभी हम पढ़ रहे मेसोमेरिक इफेक्ट या जिसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी कितने प्रकार के, दो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे किसी भी विषय वस्तु को, तो आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, चीजों को आपस में जोड़ पाओगे, और तभी आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी और आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा पक्के होंगे जब आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। पढ़ाई कोरिलेशन पे डिपेंड करता है, और आप माने ना माने कई बार बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में यूज होते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, हिंदी के कॉन्सेप्ट आपके ग्रामर में यूज होते हैं। आप बात समझे, कंप्यूटर का नॉलेज तुम्हारा आईटी में यूज होता है, आईटी का नॉलेज आपका सॉफ्टवेयर मेकिंग में यूज होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा ये जो चीजें हैं दुनिया में, वो सब एक दूसरे से क्या है बच्चों, जुड़ी हुई है। तो आपका काम भी यही है कि आप जो भी चीजों का अध्ययन करें वो आप थोड़ा सा कोरिलेट करें। क्या करें, कोरिलेट करें। तो हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ रेजोनेंस। मैंने कहा ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो सबसे पहला वाला आप लिखेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये कितने प्रकार होता है, हमने लिखा है दो प्रकार। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, तो हम इसको पहले लिखेंगे, पहले वाले को प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। मैं प्लस आर इफेक्ट का डेफिनेशन लिख देता हूं, इसके बेसिस पर आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं इफ सब्स्टिट्यूएंट हैज अ टेंडेंसी, लिखेंगे इफ सब्स्टिट्यूएंट, इफ आप लिखेंगे इफ सब्स्टिट्यूएंट हैज अ टेंडेंसी, has a tendency to donate electrons of the to the double bond is known as प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। इसके एग्जांपल देख लेते हैं आप, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, पहले OH लिख देते हैं, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर हमारे पास OR है, एक हमारा NH2 है, एक हमारा Cl हो सकता है, एक हमारा NR2 है, एक हमारा Cl है, etc। ये जो भी मैंने लिखा है
ये सब EWG ग्रुप है। क्या है? EWG सॉरी EDG। क्या है? EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? डोनेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एक बार आया है, एक बार ये क्वेश्चन आया, मैं बना देता हूं। ये बनाया बेटा मैंने बेंजीन। क्या बनाया बच्चों? बेंजीन। और इसके ऊपर लगा दिया मैंने OH। क्या लगा दिया बच्चों? OH। इसका नाम क्या होगा बेटा? फिनोल। क्या नाम लिखा इसका? फिनोल। एग्जाम में आया था कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ऑप्शन में बता देता हूं। एक क्वेश्चन है कंपटीशन में, मे बी नीट में आया हो, ये ध्यान नहीं। क्वेश्चन क्या में लिख देता है यहां पे? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताओ, आपको इनमें से एक टिक लगाना है, राइट? तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, तो ये रेजोनेंस से सॉल्व होना है। चलो इसको देखते हैं क्या होगा। ठीक है, वैसे आप लोग अपना जो भी आपका इनमें से ऑप्शन ठीक लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या लिखा बेटा? डोनेट। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहले यहां आएगा। देखो ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर देखो, ये हमारा OH होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे। समझ आया नहीं है? ध्यान से देखो। फिर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो देखो, अब क्या होगा? एक बॉन्ड यहाँ पे नया बना, न्यू बॉन्ड, ये ओल्ड बॉन्ड। ठीक है, ऐसे तो होगा। जैसे मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये क्या होगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और एक चीज नोटिस करना चाहिए आप लोगों को कि जब भी ऐसे डबल साइडेड एरो होता है, इसे क्या कहते हैं? डबल साइडेड एरो। ये एरो रेजोनेटिंग एरो है। कौन सा एरो है? ये रेजोनेटिंग एरो है। तो इसे डबल साइडेड एरो कहा है। दोनों साइड में मूव करके आता है, यानी ये ऐसा भी और ये ऐसा भी, राइट? तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ OH पर है, आप पॉजिटिव दिखाए। ठीक है, आपका एक बॉन्ड यहाँ था पहले से, एक बॉन्ड आपका यहाँ बना और एक यहाँ नेगेटिव बना कि नहीं बना? फिर जैसे ये यहाँ को शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव यहाँ का अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलो देखो, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड। चलो अब मुझे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके? बताओ। 4 है। अब आप बता दो 3 4 5 में कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे इसको? जल्दी बताओ। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल? बताओ, बता सकते हैं? 5। इसका सही आंसर बेटा 5 है। कितना है? 5। क्योंकि कंफ्यूजन होता है कई बार कि अगर आप पहले वाले और लास्ट वाले को देखेंगे एक ही जैसे लगेंगे। क्या लगेगा बेटा? एक ही जैसे लगेगा। लगा कि नहीं लगा? बताओ। एक ही जैसे लगेगा बेटा। परंतु रियल में ये बताऊं कि इसका नंबर देखना 1 और ये 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 2 के बीच में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। तो यानी कि ये अलग अलग ही तो है। तो देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका आंसर बेटा 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दैट वाज -I R इफेक्ट। क्या होता है? -R। तो सेम डेफिनेशन रहेगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखोगे, यहाँ पे क्या कहा गया कि इफ सब्स्टिट्यूएंट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड नोन एज +R इफेक्ट। यही था। पर यहाँ पे आपका एक ही वर्ड बदलेगा। कोई बता सकते हैं कौन सा वर्ड चेंज करेगा? एक ही वर्ड बदलेगा, एक ही वर्ड बदलेगा। यहाँ पे जैसे आपने हैज अ टेंडेंसी लिखा है, इफ सब्स्टिट्यूएंट हैज अ टेंडेंसी लिखा है आपने, तो डोनेट लिखा है, टेंडेंसी टू डोनेट। यहाँ पे टेंडेंसी टू विथड्रॉ, टेंडेंसी टू विथड्रॉ, टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन बदल गया। तो पहले जो +R इफेक्ट था ना, उसे क्या कहा जाता है? डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। पर इसको डोनेटिंग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे?
विड्रॉइंग ग्रुप EWG। इसे कौन सा ग्रुप कहेंगे बेटा? EWG ग्रुप कहेंगे। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग से। रिंग से कहां से क्या बनता है? रिंग से खींचता है। जैसे इसके एग्जांपल दे देता हूं तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप। एग्जांपल ऐसे C++O, ठीक है बेटा, फिर आपका CHO, फिर आपका NO2, फिर आपका COOH, फिर आपका हो गया ETC। ये कौन से ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जब तक एग्जांपल नहीं देंगे तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होगा। चलिए ये हमारा हो गया। हम ये नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। इसका क्या बना देते हैं? नाइट्रोबेंजीन बना देते हैं। देखो ध्यान देना, ये हमारा क्या एक्चुअली इसको देखोगे तो कुछ ऐसा है। ये कुछ नहीं, बस बेंजीन के ऊपर क्या था? NO2। इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन। इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन। इसे क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। अब देखो बेटा, ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचता है। ये सिस्टम, ये क्या है? ये आपका सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम। और ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है NO2 है वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेगा। समझ रहे? जो NO2 ग्रुप है या CHO ग्रुप है या COOH ग्रुप है या CO ग्रुप है, ये जो भी ग्रुप मैंने अब तक लगाया बेटा, इन सारे ग्रुप्स का क्या काम है? सिस्टम से यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेगा। ठीक है? तो अब आप एक चीज सोचो, इसमें क्या कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? तो अब देखो ये वाला ऑप्शन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये खींच लेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा? तो जैसे खींचेगा तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो यहां से। कुछ समझ नहीं आया? देखो ये मेरा N हो गया, एक यहां पे नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव यहां हो गया, एक बॉन्ड यहां लग गया और एक क्या हो गया यहां पे? पॉजिटिव। समझ नहीं आया? तो अब यहां पे क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया है। एक बॉन्ड यहां पे होगा, एक बॉन्ड यहां पे होगा। फिर देखो जैसे ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा। देखो देखो ये NaO नेगेटिव, AO नेगेटिव और यहां पे O प्लस पॉजिटिव। ठीक है बेटा? तो यहां पे डबल बॉन्ड होगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ओल्ड बॉन्ड, और यहां पे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आया। देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये N, एक यहां पे नेगेटिव, एक ऑप्शन पे नेगेटिव। ठीक है? एक बॉन्ड यहां ऑलरेडी था, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन यहां हुआ, यहां पे क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? ध्यान देना। अब क्या होगा? अब इसको फिर पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है तो ये वाला बॉन्ड है ना यहां शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला बॉन्ड फिर यहां शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारा नहीं है? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये N होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे O नेगेटिव होगा, ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एक बॉन्ड यहाँ पे था, एक बॉन्ड यहाँ पे था और एक नया बॉन्ड यहाँ। तो आप देख सकते हैं कितने स्टेट? 5 होंगे शायद। 1 2 3 4, इसको 4, इसको 5। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोबेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो आप बोलेंगे 5। तो आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हाइपर कोलिशन है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पूरा वीडियो आप देखिए, आपको जैसा भी लगा अपना कमेंट जरूर करिए। पूरा वीडियो देखिए, अपने क्लासमेट्स को या जो भी जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जो काफ़ी दुर्गम में रहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए सही टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे कई जगह है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू गाइस।